गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना न्यू चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक जो कंपोजिट सिस्टम था वहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और टॉपिक था जो कि आपको पूछा जा रहा था कि कंपैरिजन कुछ था उसमें डीजल इलेक्ट्रिक और स्टीम इंजन के बीच में। तो जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डीजल का अलग से और स्टीम इंजन का अलग से, वही चीज़ों का आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला जो आपका इसमें समझना है स्पीड टाइम कर्व के रिलेटेड टॉपिक है। ट्रेन मूवमेंट का स्पीड टाइम कर्व क्या होता है मेन सर्विस के लिए, अर्बन सर्विस के लिए और सब अर्बन सर्विस के लिए। तो उससे पहले हमें ट्रैक्शन मैकेनिक्स जो टॉपिक है अपना चैप्टर का नाम है, उसमें क्या क्या यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो इसमें आपको जो डिफरेंट टाइप्स के यूनिट देखने को मिलेंगे, जो टर्म्स देखने को मिलेंगे, एक बार उसको उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो जैसे कि आपके पास टाइम है, टाइम का हम सिंबल स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। आवर्स में एमकेएस में 3600 सेकेंड होता है, ठीक है। डिस्टेंस को डी से किलोमीटर में होगा। 1000 मीटर का मतलब, इसका मतलब हुआ 1000 मीटर। जब एमकेएस में हम जाएंगे मीटर के टर्म में लिखेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा। स्पीड को वी से बोलते हैं, स्मॉल वी से, और इसका स्पीड का यूनिट हम रखेंगे किलोमीटर पर आवर में, जो कि एमकेएस के अंदर होता है 0.277 मीटर पर सेकेंड। और ये कैसे आया आप देख सकते हो। किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज किए और आवर को सेकंड में उसका डिवाइड किए। उसी तरीके से एक्सेलरेशन का ए होता है सिंबल, और इसे हम रेलवे कन्वेंशन में किलोमीटर पर आवर पर सेकंड रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एमके सिस्टम में 0.277 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके बाद हमारा वेट है जो कैपिटल डब्ल्यू से लिखा जाएगा, टन के अंदर होता है रेलवे कन्वेंशन के अंदर, और एमकेएस में तो 1000 केजी के इक्वल होता है 1 टन, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्स है कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, केजीएफ इसका रेलवे कन्वेंशन में होगा, और एमकेएस में हम जानते हैं 9.8 न्यूटन होता है 1 केजीएफ इक्वल टू, ठीक है। और एनर्जी या वर्क रहेगा तो किलोवाट आवर में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल भी होता है, और रेलवे कन्वेंशन में भी किलोवाट आवर, और एमकेएस में वाट सेकेंड और न्यूटन मीटर होता है या जूल होता है। तो ये आपके कुछ टर्म्स हैं जिनको आप याद रखेंगे, जो आगे आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाले हैं। तो इनको आप कौन सा टर्म का कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है रेलवे कन्वेंशन के अंदर, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आते हैं कुछ बेसिक से फार्मूले में, जो कि आप क्लास 9 में पढ़े होंगे फिजिक्स के अंदर। आपको ये फार्मूला वापस एक बार यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कौन सा है। सबसे पहला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और उसी तरीके से डिस्टेंस का होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या दूसरा होता है v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, ठीक है। और एक और फार्मूला होता है v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a डी। डी का मतलब डिस्टेंस है, कई बार इसको s से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये फार्मूले आपके यूज़ होने वाले इस टॉपिक के अंदर जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे उस टाइम। तो ये फार्मूले और ऊपर के दिए हुए जो सिंबल्स है उनको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके पास 3 तरह के सर्विस अवेलेबल हैं। एक तो मेन लाइन सर्विस, दूसरा सब अर्बन, और थर्ड है अर्बन सर्विस रेलवे लाइन सिस्टम के लिए, ठीक है। तो इन तीनों सिस्टम के अंदर या तीनों सर्विस के अंदर आपका स्पीड और टाइम के बीच का कर्व कैसा होता है। तो स्पीड टाइम कर्व आप सबसे पहले हम मेन लाइन सर्विस का देखेंगे, और जब आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आपको ये डायग्राम को बनाते हुए एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम को एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ अच्छे से कि इसमें कौन कौन सा चीज़ दिया हुआ है। आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे दिख रहा होगा जो वाई एक्सिस है, वह स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है किलोमीटर पर आवर में, और जो एक्स एक्सिस हमारा है वो टाइम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है सेकंड के अंदर, ठीक है। इसके बाद आप स्पीड मैंने लिया हुआ है 0 से 25 से 50 फिर 75 फिर
100 तक, ठीक है। और टाइम हम लोगों ने लिया हुआ है T1, कहने का मतलब है कि 0 से 200, फिर 400, फिर 600, फिर 800, फिर 1000, फिर 1200। फिर आपको T1 और T2 T3 आपको देखने को मिल रहा होगा, T4 यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। वह ड्यूरेशन है अलग अलग पीरियड के लिए। इस कर्व के अंदर आपके कुल 5 टाइप के टाइमिंग आते हैं, 5 टाइमिंग आते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि 5 तरह का वर्क इन्वॉल्व होता है मेन लाइन सर्विस के अंदर। जो सबसे पहला वर्क होता है रियोस्टेटिक एक्सेलरेशन होता है, जो 0 से T1 के बीच रिप्रेजेंट किया जाता है। और T1 से T2 के बीच का जो टाइमिंग होता है वह होता है स्पीड कर्व रनिंग का। और T2 से T3 के बीच फ्री रनिंग होता है। फिर T3 से T4 कोर्सिंग रनिंग होता है, और उसके बाद ब्रेकिंग होता है T5 तक, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं फिर क्या है इसके अंदर। सबसे पहले रियोस्टेटिक एक्सेलरेशन, या हम लोग इसको कह सकते हैं एक्सेलरेशन भी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो रियोस्टेटिक एक्सेलरेशन मतलब कि हमारा जो स्टार्टिंग पीरियड में क्या होता है, जो अपना रेल होता है, जो अपना ट्रेन होता है, जो लोकोमोटिव होता है, वो क्या है, स्टॉप रहता है। तो उसको रन कराने के लिए उसके करंट को, जो अभी रुका हुआ है, दैट मीन्स कि करंट को कोई रोकने वाला चीज़ वहाँ पे बैठा हुआ है, रियोस्टेट लगा हुआ, उस रियोस्टेट को क्रॉस करके एक्सेलरेट करना ताकि वह मूव कर सके, वह ड्यूरेशन होता है एक्सेलरेशन का। तो इसके अंदर हम लोगों को जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा होता है, उसके अंदर देखिए क्या है, जो मैंने बोला अभी कि नॉचिंग अप करने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन रीड कर देते हैं कि एक्सेलरेट करने के लिए आपको 2 पार्ट में इसको ऑपरेट होता है, ठीक है। पहला होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन विथ नॉचिंग अप। मतलब आपको नॉचिंग अप का मतलब ये हुआ कि वह लिमिट जहाँ से कि आप फिर एक्सेलरेट कर रहे हो, ठीक है। एंड सेकेंड वन होता है स्पीड कर्व रनिंग और एक्सेलरेशन ऑन द स्पीड कर्व। कि उसके बाद क्या होता है कि फिर आपको वह एक्सेलरेशन मिल जाता है जो स्पीड कर्व के ऊपर रन कर रहा होता है, ठीक। देखते हैं वो स्पीड कर्व रनिंग के अंदर भी आपको पता चल जाएगा उस चीज़। तो कांस्टेंट रनिंग क्या होता है कि ड्यूरिंग नॉचिंग अप पीरियड, मतलब जब हम स्टार्टअप ले रहे हैं तब का पीरियड, यानी कि जो टाइमिंग है डायग्राम में देख सकते हैं 0 से T1, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 0 से T1 जाने के लिए जो आपको स्पीड चाहिए होता है वह कहलाता है नॉचिंग अप करने का पीरियड, ठीक है। तो ड्यूरिंग नॉचिंग अप पीरियड 0 से T1 द करेंट इज मेंटेन्ड अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस द मोटर इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड by cutting out the starting resistance. Thus, tractive effort is constant and therefore acceleration remains constant during this period. इसमें ये बोला जा रहा है कि इस दौरान जो करंट हमारा होता है वो अप्रॉक्सीमेटली कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, बट वोल्टेज आपका ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा होता है। तभी आपका जो रेजिस्टिव पार्ट है उसको क्रॉस करके स्टार्ट करने का काम कर रहा होता है, जिससे कि हमारा जो ट्रैक्टिव एफर्ट है वह तो कांस्टेंट रहता है, और इस वजह से एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रहता है इस पीरियड में, ठीक है। तो इस पीरियड में हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ से हमें वह स्पीड अचीव करना होता है जिससे कि जो कोई एक रियस्टिक पार्ट है जो कि इसको रोक रहा है उसको क्रॉस कर सके, मतलब स्टार्ट कर सके, नॉचिंग अप कर सके, ठीक है। इसके बाद है स्पीड कर्व रनिंग। तो स्पीड कर्व रनिंग हमारा जो ड्यूरेशन है T1 से T2 के बीच रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसमें क्या होता है, द वोल्टेज एक्टिंग अक्रॉस द मोटर रिमेंस कांस्टेंट। अब यहाँ पे हमारा वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। अब हमें वोल्टेज इंक्रीज यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है इंक्रीज करने की, क्योंकि हमें वो रियोस्टेटिक एक्सेलरेशन मिल चुका है। तो इस दौरान हमारा जो वोल्टेज है वह कांस्टेंट रहता है और करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन स्पीड। और करंट क्या होने लगता है, डिक्रीज होना स्टार्ट करता है जैसे जैसे स्पीड हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है ना, टू द करेक्टरिस्टिक ऑफ द मोटर एंड फाइनली current start decreasing with increase in speed according to the characteristic of the motor and finally the current taken by the motor becomes constant. तो अभी क्या होता है कि आपका वोल्टेज जो होता है वह
तो कांस्टेंट रह रहा होता है, और करंट क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है विथ इंक्रीज इन स्पीड, ठीक है। और फाइनली जा करके करंट आपका जो मोटर के अंदर हो रहा होता है वो कांस्टेंट मिलता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड थ्रू द ट्रेन एक्सेलरेट, बट एक्सेलरेशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन स्पीड एंड फाइनली बिकम जीरो एट द स्पीड एट विच द ट्रैक्टिव एफोर्ट डेवलप बाय द मोटर बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द ट्रेन। अब इस दौरान देखिए आप डायग्राम में, इस दौरान आपको वह लिमिट वह स्पीड हमें अचीव हो जाता है जिसके बाद हमें और ज़्यादा एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके बाद हम जो केस आता है फ्री रनिंग वाला, उसमें जितना आपको अप्लाई करना था वोल्टेज वो अप्लाई कर चुके हो। अब आपको कोई स्पीड इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे का जो मूवमेंट होता है वह उसके ट्रेन के मोमेंटम से रनिंग करता है, ठीक है। तो वही चीज़ है फ्री रन के अंदर कि एट द एंड ऑफ द स्पीड कर्व रनिंग दैट इज एट T2 द ट्रेन अटेन्स द मैक्सिमम स्पीड। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ट्रेन रन्स विथ कांस्टेंट स्पीड अटेंड एट T2 एंड कांस्टेंट पावर इज ड्रॉन। तो कहने का मतलब है फ्री रन के केस में आपको ट्रेन के खुद के मोमेंटम से रन करता है, इसके लिए कोई सा भी आपको और फोर्स स्पीड में नहीं बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो फ्री रन के से क्या है, अपने खुद के मोमेंटम से वर्क करता है, रन करता है। इसके बाद आता है कोस्टिंग। एट द एंड ऑफ फ्री रनिंग पीरियड दैट इज आफ्टर T2 यानी दैट इज एट T3 पावर सप्लाई इज कट ऑफ एंड द ट्रेन इज अलाउड टू रन अंडर इट्स ऑन मोमेंटम। कोस्टिंग पीरियड के अंदर क्या होता है ना कि आपका जो फ्री रन टाइमिंग होता है, सॉरी उस टाइम फ्री रन मोमेंटम वाला नहीं होता, मोमेंटम वाला कोस्टिंग टाइमिंग होता है। फ्री रन के अंदर क्या होता है कि आपको जो स्पीड लिमिट अचीव कर चुके हो आफ्टर स्पीड कर्व रनिंग के पार्ट के बाद, तो उसी स्पीड पे आप चला रहे होते हो। दैट मीन्स कि ना आप बढ़ाते हो और स्पीड ना आप घटाते हो। फिर कोस्टिंग के बाद आप वो सप्लाई कट कर देते हो। अब जो चल रहा होता है वो फ्री अपने मोमेंटम से चल रहा होता है कोस्टिंग के अंदर। और लास्ट है ब्रेकिंग के अंदर क्या होता है, आप ब्रेक अप्लाई करते हो और फिर धीरे धीरे आप ब्रेक लगा लेते हो। तो एक बार ओवरव्यू हम दे देते हैं डायग्राम में कि क्या चीज़ हुआ हर एक पार्ट का। देखिए रियोस्टेटिक एक्सेलरेशन के अंदर आप वह पार्ट लगाते हो स्पीड का जिसमें कि वोल्टेज आप बढ़ रहा होता, करंट लिमिट रहता, कांस्टेंट रहता, और वोल्टेज हम लोग इसी वजह से बढ़ाते हैं ताकि जो रियोस्टेट एक्सेलरेशन है वो अचीव हो सके, ठीक है। सेकेंड स्पीड कर्व रनिंग, इसके अंदर आप स्पीड अचीव करना चाहते हो, मतलब जो स्पीड पे ट्रेन को चलाना है उस स्पीड तक पहुंचाने के लिए आप इस पे वोल्टेज लगा रहते हो, ठीक है। फिर फ्री रनिंग केस के अंदर क्या होता है, अब जब वह स्पीड अचीव कर लेते हो जिस पे चलाना होता है, तो उसके बाद आप ना वोल्टेज को घटाते हो ना बढ़ाते हो, ना ही करंट को घटाते हो बढ़ाते हो, वह उसी स्पीड पे रन कर रहा होता है। इस वजह से उसको फ्री रनिंग सिस्टम कहते हैं वहाँ पर। इसके बाद कोस्टिंग वाला पार्ट में क्या होता है कि फ्री रनिंग के बाद आप पावर को ऑफ कर देते हो और उसके बाद जो मोमेंटम पे ट्रेन चल रहा होता है उसी मोमेंटम पे जो स्पीड अचीव होता है वह कोस्टिंग एरिया कहलाता है, कोस्टिंग वाला पार्ट कहलाता है। इसके बाद फिर ब्रेकिंग सिस्टम आता है। ब्रेक लगा देने के बाद आपका ट्रेन का जो मोमेंटम है धीरे धीरे कम होकर के ब्रेक अप्लाई हो जाता है। यही टोटल पार्ट है इसके, तो इसको आप एक बार देख लेंगे और इसके बाद कोई डाउट हो तो आप पूछ लेंगे। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सब अर्बन सर्विस और अर्बन सर्विस के बारे में। तब तक आप इसे पढ़ लें। थैंक यू।